आचार्य अंकुर आर्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। साहिल भाई नमस्ते, और जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उन सभी को नमस्ते। और बहुत दिनों के बाद हम एक बार फिर से एक मंच पे हैं, फिर से बात कर रहे हैं। और एक दिन जी। अचानक मैंने देखा कि सभी मतलब उसमें मुस्लिम्स थे, काफिर्स थे, काफिरों के साथ में चर्चा मोदी जी और शाह जी के साथ में चर्चा हो रही थी। तो क्योंकि मैं अक्सर कर लाइव ऐसे रख देता हूँ साइड में और फिर सुनता रहता हूँ, तो बहुत सारी चीजें जानने को मिलती हैं, अच्छी अच्छी बातें। जी। तो उस दिन मैंने ऐसे कमेंट कर दिया, तो हाँ, वो फिर वहां तो हम क्योंकि पीछे ही पड़ गए। सब, हाँ वो कहने लगे कि भाई आओ आओ। तो मुझे भी अच्छा लगा, आप लोगों ने इनवाइट किया और हमने बात रखी। और जरूरी है कि बीच बीच में सारी चीजें होती रहनी चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले ही हमारी काफी पुरानी एक दर्शक थी, नाम तो नहीं लूंगा मैं। तो उन्होंने अभी एक हिंदू लड़के के साथ में शादी करी है। तो काफी देर तक मेरी उनसे चर्चा होती रही, तो वो बोली भी मुझे कि आप लोग क्यों नहीं करते हो लाइव। मैंने कहा बहुत अच्छी किस्मत है तुम्हारी कि अभी अभी आज मैं ही और बता रहे। साहिल लाइव आने वाले हैं। तो बोली तो कि मैं तो मोमिना है वो। बहुत टाइम हो गया है सुने भी, मतलब एक्स मुस्लिम्स के साथ में आपको, तो मैं आज जरूर देखूंगी। वो तो जरूर सुन रही होगी। तो उसने मजहब की दीवारें गिराई, उसने मजहब में जो नफरत थी उसको धीरे धीरे बचपन से ही वो देखती रही, कैसे जी। एक लड़की के हिसाब से इस कल्ट को एक जहरीले नाग की तरह बनाया गया, जो धीरे धीरे उसको लपेटता जाता है, अपने पास में जकड़ता चला जाता है, और लड़की देखो निकल नहीं पाती है उनसे सब चीजों से। तो जी। उसने ये चीज बताई, पहले उसने रियलाइज करी और फिर उसने बताई। मैं इस सब चीज से बाहर निकल चुकी हूँ, और थैंक्स टू ऑल। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उनका जीवन, आगे का जो वैवाहिक जीवन है, बहुत अच्छे से गुजरे। और इस तरीके की तकरीबन 16-17 बहनें हैं हमारे साथ पास में, जिन्होंने अरे इसी वाह। तरीके से ही मतलब बियॉन्ड रिलीजन जाकर के, और एक मानवता को उन्होंने, जिन्होंने स्वीकार किया है, और जिन्होंने तलाक हलाला मुताह से छुटकारा पाया है। तो ऐसी ही एक कहानी है ये 90s की, जब ये बाबरी विध्वंस जो हुआ, उससे कुछ महीने पहले की कहानी है, जिसपे मैं आपसे चर्चा करना चाहता था। और जी। एक बड़ा परिवर्तन हमें देखने का मिला है उस मेरे पूरे कैंपेन के बाद में। जी। तो साहिल भाई, जैसा कि आज हमारा जो चर्चा का विषय है वो है 90s के सॉरी, 90s के दौर में जो सोफिया गर्ल्स कॉलेज, एक स्कैंडल, बहुत बड़ा अच्छा, लंबा चौड़ा स्कैंडल जो हुआ था, तो अंकुर हम भाई, आज उसकी चर्चा करेंगे। तो सॉरी मैं टू सबसे इंटरप्ट। पहले आपके, जी मैं सबसे, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जी। मैं ये कह रहा था जी। कि आप ये केस प्रेजेंट करेंगे और जहां पे हाँ मुझे सवालात होंगे, वो हाँ, मैं आपसे बीच में करूंगा। और उसके बाद फिर इस्लामिक पर्सपेक्टिव से मैं इसको बताऊंगा कि इस्लाम की नज़र में ये कैसा है, क्या है। और उस मतलब इस्लाम से हम इसको कैसे जोड़ के देखेंगे या बिल्कुल। सवाल कैसे निकलेगा वहां से, उस पे मैं चर्चा करूंगा। फिर उसके बाद हमारी डिस्कशन के बाद हम मोमिन कॉलर्स को भी लेंगे कि उनकी क्या राय है बिल्कुल। इस बात में। तो आप शुरू नहीं, कीजिए। बहुत शुक्रिया। मैं यही चाहता था कि, क्योंकि देखो, मजहब की सीख के अलावा तो कोई चीज होती नहीं है हम्म। ना। कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं उनकी किताब इसके लिए अलाउ करती है, कहीं ना कहीं इसके लिए दिमाग में उनके ये होता है कि हम बच जाएंगे क्योंकि हमारी किताब में वैसा लिखा हुआ है। मैं एक बार आपसे दरख्वास्त करूंगा, आपके दर्शकों से भी, कि वो बताएंगे एक बार मुझे कि मेरी आवाज में कोई गड़बड़ तो नहीं है, दिक्कत तो नहीं है, अगर मैं हैंड फ्री लगा लूं, ताकि आवाज जो है ना गूंज के ना जाए। तो एक बार बता देंगे कि मेरी आवाज ऐसा तो नहीं है कि डबल हो रही हो, या फिर कोई इसके अलावा कोई साउंड हो। नहीं, बिल्कुल परफेक्ट है आपकी आवाज, और पहले पहले से से अच्छी हुई बेहतर है अभी। होगी। हाँ, पहले जी, से पहले बेहतर से हुई होगी। बेहतर है। और आपको बता दूं कि बस हमने अभी जी। 5 मिनट ही हमारे हुए हैं, और हाँ, 1200 लोग, 1150 लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं हमारे साथ आज बहुत की सुंदर। स्ट्रीम देखने के लिए। मैं हाँ, अभी तो सभी हमारी से भूमिका भी कहूंगा पूरी नहीं हुई है। मैं सभी है से ना। रिक्वेस्ट करूंगा कि इसी तरीके से आप लोग, जितने लोग देख रहे हैं, एक तो लाइक करना ना भूले, कंजूसी ना करें, सिर्फ हाँ एक बटन आपको दबाना है। और दूसरा शेयर हाँ, करें, क्योंकि ये जो मसले हैं जो छुपाए जाते हैं या छुपाए गए हैं, या जो इसको बताता है उनको क्या तकलीफें आती है, तो ये जब तक पूरी दुनिया को नहीं पता चलेगा तो वो रिस्क फैक्टर खत्म नहीं होता है। रिस्क फैक्टर तभी खत्म होता है जब
चर्चा एकदम आम हो जाती है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चूंकि अंकुर भाई हमारे आए हैं अपना वक्त निकाल कर इस चैनल पे, तो हम बिल्कुल उसकी कदर करते हैं और मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है दिल से इस स्ट्रीम को शेयर करें। जी अंकुर भाई आप स्टार्ट करिए। मैं एक बुक आपको दिखाना चाह रहा हूं, इस्लामिक जिहाद। ये एक किताब है और ये किताब के राइटर M.A. खान, ये बहुत बड़े राइटर रहे हैं और इन्होंने एक किताब लिखी थी, इस्लामिक जिहाद, अ लीगेसी ऑफ फोर्स्ड कन्वर्जन के ऊपर। और इसमें हम्म। इन्होंने जिस समय पर जो इस्लाम के अंदर एक सेक्ट होता है जिसको जो ये आ, दरगाहों को मानते हैं, दरगाहों को पूजते हैं, हम्म। तो उसमें ये चिश्तियों के विषय में एक जगह पर लिखते हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो भारतवर्ष आए थे और उन्होंने यहाँ इस्लाम का प्रचार और प्रसार करने का जिम्मा लिया, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए। हम्म। उसके बाद में वे मोहम्मद की दरगाह पर, यानी कि जो कब्र है उनकी, उस पर वापस जाते हैं और वहां एक प्रपंच रचते हैं और कहते हैं कि मुझे मोहम्मद साहब का आदेश हुआ है कि मुझे हिंदुस्तान जाना है और हम्म। वहां जाने के बाद मुझे वहां के काफिरों का मतांतरण करना है। तो हम्म। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की अगर हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो इन्होंने अजमेर में मंदिरों के बीच गायों के कत्ल करवाए, जो इस किताब में है। मैं नहीं कह रहा हूं, M.A. खान एक मुसलमान राइटर रहे हैं, उन्होंने हिस्ट्री से उठा उठा करके इसमें सब लिखा है। उन्होंने मंदिर तुड़वाए, गौओं का वध करवाया, हिंदुओं की लड़कियों को उन्होंने यहां से खलीफाओं के लिए भेजा और खास करके राजस्थान के जो राजपूत थे, जो क्षत्रिय जातियां, जिसमें कि जाट भी थे, जिसमें कि गुर्जर भी थे और जिसमें कि मीणा भी थे, जिसमें कि दलित समाज के लोग भी थे, इन सबके बड़ी तादाद में कत्लो गारत उनका करवाया। हालांकि राजस्थान। अंकुर जी। भाई मैं बीच बीच में आपको टोकता रहूंगा, कोई प्रॉब्लम तो हाँ। नहीं? नहीं नहीं अंकुर नहीं भाई नहीं नहीं, बिल्कुल। ताकि हाँ ये डिस्कशन जो है उसमें अगर कुछ सवालात आते हैं तो हाँ, बिल्कुल वो भी अगर क्लियर होते रहेंगे तो लोगों को बहुत फायदा होगा इससे समझने में। बिल्कुल मेरा बिल्कुल। सवाल ये था कि जिस शख्सियत की आप बात कर रहे हैं, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब, जी। अजमेर वाले, तो अगर हम हमारा जो बचपना है या हम एज अ मुस्लिम, मेरा ही नहीं और बाकी लोगों का, इनके नजदीक इनकी एक बहुत पॉजिटिव इमेज है और वो आप भी जानते हैं, और सिर्फ मुसलमानों में नहीं बल्कि जो गैर मुस्लिम है उनके नजदीक भी इनकी बहुत पॉजिटिव इमेज है। आपको भी पता है, हमको भी पता है, बड़े बिल्कुल बड़े बिल्कुल। सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े लोग जो है इनके दरगाह पर जाके चादर चढ़ाना इस तरीके के काम मैं तो करते हैं। चाहूंगा कि आप इसमें बीच बीच में, जैसे अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, अक्षय कुमार, जिनको कि राष्ट्रवादी भी कहा जाता है कई बार, नेशनलिस्ट, ये भी इसमें जाते रहते हैं और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर चादर चढ़ाए बिना कोई फिल्म ही रिलीज नहीं होती है हम्म। बीच बीच में। और इनकी इनकी जो छवि है, इसको बनाए जाने के पीछे का जो षड्यंत्र था, उसको भी मैं यहाँ पर जिक्र करूंगा। हाँ, तो मेरा और एक सवाल एक चीज। आपसे यही था अंकुर भाई कि जी। अगर आप जो बता रहे हैं जैसा कि इस किताब में लिखा है, और अगर ऐसा हुआ है, उन्होंने इस तरीके से किया है, तो ये इमेज क्यों नहीं बनी हम्म। और अभी जो इमेज है वो क्यों बनी? ये मेरा सवाल है आपसे। हाँ बिल्कुल। और ये तो बहुत छोटी इमेज है। मैं कह रहा हूं जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपने कार्यकाल में किया, वो एक छोटी सी पिक्चर है। देखिए, जिस समय पर कहीं कोई गुलामी में देश होता है ना, तो उस समय पर मजबूरन बहुत सारी चीजें होती हैं। ऐसा नहीं है कि मुसलमानी देशों के ऊपर किसी का शासन नहीं रहा है। अफगानिस्तान पर अमेरिका का शासन था, उन्होंने अपनी जोर जबरदस्ती खूब चलाई है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे इस्लामिक कंट्रीज हैं जिस पर के अमेरिका की खूब जोर जबरदस्ती चली है, लेकिन उसके बावजूद उसके नाम का प्रयोग करके, भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी का प्रयोग करके, इन लोगों ने किस प्रकार से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करे, मैं उसके ऊपर भी आऊंगा। आप यहां से स्टार्ट करते हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उस समय पर कर क्या रहे थे, जी। जहां पृथ्वीराज चौहान जी के वंशावली, उनके पूर्वजों का शासन था। अजमेर जो थी,
अजमेर में इनका शासन था, पृथ्वीराज चौहान, यानी कि जो पिथौरा इनका नाम था, इनका शासन था। और इनकी ये जो बहुत बड़ी अजमेर के अंदर जो झील है, इसके अंदर भी गऊ कटवा करके डाली गई। मैं नहीं कह रहा हूं, इस्लामिक शासन की उस समय की पुस्तकें और उनके रेफरेंसेस कह रहे हैं, मुसलमान खुद लिख रहा है। उसके बाद क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान जी के परिवार की जो महिलाएं थी, उन तलक को भी स्लेव बनाने का प्रयास किया गया। और उसके बाद में यहां पर इस्लामिक शासन हुआ, हुकूमत हुई। उसके बाद इस दरगाह के छोटे छोटे कैंटोनमेंट बनने शुरू हुए, इसकी ब्रांचेस बननी शुरू हो गई। उनको सैयद कहते थे, सैयद उनको कहते थे जो 100 काफिरों की गर्दन उतारता था। और गाजी उसको कहते थे जो 1000 लोगों की गर्दनें उतारता था। शहीद उसको कहा जाता था जो काफिरों से लड़ते हुए मारा जाता था। आज हम अपने क्रांतिकारियों को भी शहीद कहते हैं, ये कि एक गलत शब्द है। जैसे कि निकाह, निकाह का अर्थ विवाह नहीं होता है। निकाह जो अर्थ उसका है, उसका अर्थ होता है, अगर आप इंग्लिश में निकालेंगे, अरबी का जो निकाह है उसको लिखिए आप और इंग्लिश में उसको कन्वर्ट करें, उसका अर्थ होता है फक, FUCK। तो निकाह का अर्थ ये होता है। औरत का अर्थ होता है योनि, यानी कि जो स्त्री का जेनाइटल पार्ट होता है। और अब तो सभी जितने भी मजहब के लोग हैं, धर्म के लोग हैं, वो सब महिला को औरत ही बोलते हैं। हिंदी के कायदे में औ से औरत पढ़ाया जाता है। अगर वहां पर औरत की जगह पर आप योनि लिख दें तो और उसका स्ट्रक्चर बना दें, तो क्या एक छोटा बच्चा उसको पढ़ पाएगा? उसके माँ बाप पढ़ने को देंगे? नहीं देंगे। लेकिन उसको हिंदी का वर्ड बताया जाता है, हिंदी का, जबकि वो एक अरेबिक वर्ड है। इसी प्रकार से अर्थ के बहुत सारे अनर्थ हुए हैं और इन सब के पीछे इसी तालीम का हाथ है। देखिए, जो ये दरगाहों वाले जो प्रपंच हैं, ये इस्लाम में पूरी तरीके से बैन है। अगर आप देवबंदी विचारधारा पर देखेंगे, जो सुन्नी होते हैं, उनकी विचारधारा में यह है कि हम किसी भी प्रकार के पत्थर ईंट के ऊपर मत्था नहीं टिकाएंगे। लेकिन इन लोगों ने जानबूझ करके, खास तौर पर जानबूझ करके हिंदुओं का मूर्ख बनाने के लिए इस काम को किया। मजारों की जो ब्रांचेस बनी हुई हैं, मैंने पिछले दिनों एक छोटी सी वीडियो क्लिप जारी की थी, जो कि एक रेलवे की जमीन के पास में एक छोटी सी मजार बनी हुई थी और उस मजार के पास में सुअर घूम रहे थे। इवन वो उस मजार के ऊपर ही चढ़ रखे थे, वहीं पे ही टहल रहे थे। लेकिन इनको शर्म नहीं आती है उसमें। उत्तराखंड के अधिकतर क्षेत्र और वन क्षेत्र, दिल्ली का जो संजय गांधी ये संजय झील जो है, और वन क्षेत्र जो है, वो क्षेत्र जहां आफताब ने श्रद्धा के टुकड़े फेंके थे, उन क्षेत्रों में भी जंगल के अंदर छोटी छोटी ईंट रखी और उसके ऊपर हरी चादर डाल दी, तो वहां ये मजार बना देते हैं। आपने एक फिल्म अच्छा, देखी इसमें होगी, अंकुर पीके। भाई, जी। हाँ अंकुर भाई, एक पॉइंट मैं ऐड कर दूं कि बहुत सारी जो मज़ारें हैं जी। हिंदुस्तान में, उसमें एक्चुअली नीचे कोई बॉडी दफनाई नहीं गई है। नहीं वो नहीं, एक मैं वही कह चिल्ला रहा हूं के कि तौर बस पे, ईंट हाँ, रखी है। हाँ, और ऊपर ईंट चढ़ा रखी दिया। है और चादर चढ़ा दी है। पीके मूवी में एक जगह कहा जाता है कि पत्थर गाड़ो और बन गया भगवान, बन गया मंदिर। हम्म। लेकिन ईंट बिछाओ, डालो ऊपर से चद्दर और बन गई मजार। अब मजार। ये आपका बिजनेस हो गया है बहुत जबरदस्त, है ना? अच्छा अंकुर भाई, इसमें जी। चूंकि मैं कोशिश करूंगा कि जहां जहां ये चीज इस्लाम से कहां कहां मैच होती है, जहां जहां मुझे इल्म होगा, मैं उसको जी। जोड़ता जाऊंगा। जैसे कि आपने कहा कि जो देवबंदी फिरका है, या वहाबी फिरका आप कह लीजिए, या अहले हदीस फिरका कह लीजिए, जैसे कि आपने कहा कि ये लोगों के नजदीक ये दरगाह पे जाकर चादर चढ़ाना या फिर झुकना, इसको बहुत बड़ा वो गुमराही समझते हैं, गुनाह समझते हैं। तो बिल्कुल। उनकी बुनियाद जो है वो एक हदीस से लेते हैं। वो भी मैं अच्छा, आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूं ताकि रखिए, लोगों के बिल्कुल सामने बिल्कुल। रेफरेंस के साथ मामला जो है आता रहे। यहाँ पे देखिए कि आ, सही मुस्लिम की हदीस नंबर 2243 अगर आप देखेंगे, तो हम्म। इसमें आपको मिलेगा कि
मुझे हजरत अली ने फरमाया, क्या मैं तुझे इस काम के लिए ना भेजूं जिस काम के लिए मुझे रसूलुल्लाह ने भेजा था, कि तू किसी सूरत को मिटाए बगैर ना छोड़ और ना किसी बुलंद कबर को बराबर किए बगैर। इसी हम्म। को दलील बनाकर आ, सऊदी में जब ये वहाबियों की अब्दुल वहाब अल नजरी जो है, इनकी जब पकड़ आई थी इनके पास सऊदी की, तो इन्होंने कई सारी वहां जो मज़ारें थी या क्या कहते हैं उसको, पक्की कब्रें थी, इन्होंने सबको तोड़ दिया था, लेवल कर दिया था। और बिल्कुल। बुनियादी जो दलील है देवबंदियों की या अहले हदीसों की इस ताल्लुक से कि आप कब्र नहीं मतलब मजार नहीं बना सकते, आप हम्म। पक्की कब्र नहीं बना सकते, वहां पे आप जो है इस तरीके का मेला नहीं लगा सकते, तो वो दलील इसी हदीस से पकड़ के ये इनका अकीदा बना है। हालांकि बरेलवी इसको नहीं मानते। नहीं मानते। और वो जी। अपनी भी पक्की कब्र बनाते हैं और मज़ारे भी बनाते हैं। जी, और आगे देखिए, बढ़िए आप। देखो, और हाँ, और मजेदार बात यह है कि जिस समय पर काफिरों का सामना करने की बात आती है तो दोनों एक लग के सामने आते हैं। हाँ। और इन कोई सा भी फिरका कम नहीं है। देखो, कई बार हिंदुओं में भी ये आम धारणा बन जाती है कि ये जो मजार पूजने वाले हैं ये सॉफ्ट है, और वो भी बनने की कोशिश करते हैं क्योंकि अदर कंट्रीज में वो लोग सताए हुए हैं, मारे जा रहे हैं। लेकिन अगर आप ध्यान दोगे तो भारत पाकिस्तान का बंटवारा करवाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना और इकबाल दोनों शिया थे, और दोनों ने ही बड़े बड़े मस्कर करवाए हैं, बड़े बड़े नरसंहार करवाए हैं। मोपला का जो है डायरेक्ट एक्शन डे वाला है, और जिस समय तबादला हो रहा था आबादी का उस समय पर भी तो इन्होंने बहुत दंगे करवाए हैं। यही नहीं, कुछ लोगों को लगता है अब जैसे कि अहमदिया जो हैं, जिसमें कि रिजवान अहमद आते हैं, जिसको बैरिस्टर रिजवान अहमद, जिनको कि बहुत नेशनलिस्ट माना जाता है। व्यक्ति नेशनलिस्ट हो सकता है, लेकिन मैं फिरके की बात कर रहा हूं। अभी वो हम्म। पिछले दिनों एक डिबेट में बैठे हुए थे, तो उन्होंने एक सवाल उठा दिया। तो सवाल उठाने पे जो बैठा हुआ था मौलाना, वो सुन्नी था। उसने इस पर कहा कि तू तो कादियानी है, अहमदिया है, तुम तो हम्म। काफिर हो, वैसे भी हम तो तुम्हें मानते ही नहीं है, हम तो तुम्हें मक्का मदीना में भी घुसने नहीं देते, ये हज और उमरा भी नहीं करने देते इनको, अहमदियाओं को। जी। लेकिन आप यकीन नहीं मानोगे कि जिस समय पर अहमदिया स्वयं शिया और सुन्नी की खाल उधेड़ रहे थे, उस समय पर, जिस समय पर शिया और सुन्नी हिंदुओं के ऊपर किताबें लिख रहे थे, और इन लोगों ने मिलकर, सुन्नियों ने मिल एक किताब लिखी थी, वो था सीता का छिनाला, और कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी। तो हिंदुओं ने कभी भी किसी के ऊपर पहला अटैक नहीं किया। हम्म। इन्होंने सबसे पहला कृष्ण और सीता जी के ऊपर बहुत गंदी किताब लिखी थी। और उस किताब का जिस समय जवाब दिया गया, एक किताब लिखने के रूप में एक आर्य समाज के विद्वान ने जब दिया, तो आप यकीन नहीं मानोगे कि अहमदियाओं ने उन सभी आर्य समाजियों का कत्ल कर दिया जिन्होंने सियाओं और सुन्नियों को अपने अपमान का जवाब दिया था। अहमदी मतलब बदला लेने देखो, आए, हालांकि अहमदी को अहमदी तो बदला लेने के लिए आए थे। मुसलमान समझते ही नहीं है। यस। अब मैं हिंदुओं का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे रहा हूं कि अगर आप ये सोचें कि सिया बहुत अच्छे हैं, अगर आप ये सोचें कि सुन्नी बहुत अच्छे हैं, अगर आप ये सोचें कि कादियानी अहमदिया बहुत अच्छे हैं, तो याद रखिए कि कोई भी अच्छा नहीं है। उस समय अहमदियाओं ने शियाओं और सुन्नियों की नजर में अच्छा चढ़ने के लिए ऐसा काम करा था, जबकि वो उसी काम को बाद में अहमदियाओं ने सुन्नी हनफी इस्लाम की नंगी तलवार करके एक किताब लिखी थी। अहमदियाओं ने लिखी थी, हम्म। शियाओं और सुन्नियों की हदीसों के ऊपर उनकी जितनी भी वल्गैरिटीज हैं, उन सबको एक्सपोज करने के लिए अहमदियाओं ने ही किताब लिखी, और फिर सारे अहमदिया मारे गए। मजेदार बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर अहमदिया सारे मारे गए। इंडिया के अंदर आपको काउंटिंग के दो चार मिलेंगे। एक अहमदिया मुसलमान था जिसको नोबेल अवार्ड मिलने वाला था, उससे पहले ही पाकिस्तान से उसको भगा दिया गया था। भगाया नहीं, उसको मार रहे थे, पर वो जान बचा के इस तरीके से भाग गया था। तो अगर किसी को ये लगे, किसी के दिमाग में ये बात रह जाए कि भाई वो सही है, वो गलत है, ये सही है, वो गलत है, ये सारे एक्चुअली इक्वल हैं। क्योंकि जिस समय पर अहमदिया को ये लगेगा कि मैं सुन्नियों के किसी तरीके से उनके दिमाग में चढ़ जाऊं, मेरा लेवल अप हो जाएगा,
उन्होंने हिंदुओं को मारना शुरू कर दिया था। और ये केवल हिंदू उस समय पर अपने अपमान का बदला लेने मात्र के लिए किताब लिखी थी। उसका किताब का नाम था रंगीला रसूल। अच्छा, और सिर्फ बहुत, किताब लिखी थी, हाँ, ये भी एक ये से किताब चीज लिखी थी, लिखी और है। वो भी दो किताबों के, वो दो किताबों के जवाब में एक किताब लिखी थी हाँ। वो। और किसी का कत्ल नहीं किया था। तो बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि ये जो ज्ञान पक्ष वाले लोग हैं, मतलब आर्य समाज को ज्ञान पक्ष बोलते हैं, और जो भक्ति मार्गी होते हैं उनको भक्ति मार्गी बोलते हैं। तो हमारे यहाँ पर दो अलग अलग विधाएं हैं, दोनों का गंतव्य एक है, लक्ष्य एक है, ईश्वर प्राप्ति जिसको कहते हैं, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग। तो ज्ञान मार्गियों को ये कहते हैं कि वो भक्ति मार्ग के अपोजिट है। हम्म। जबकि भक्ति मार्ग की अवहेलना करी जब और दो किताबें लिखी गई, तो उसका जवाब ज्ञान मार्ग ने दिया था, ना कि भक्ति मार्ग ने दिया था। तो उसका मैं यहां पे जवाब दे रहा हूं कि सवाल किसी पे भी उठे, वो एक कम्युनिटी के ऊपर उठ रहा है और उसका जवाब कोई भी दे सकता है, और उसके लिए इतनी जान गंवाई थी ऋषि दयानंद के जो शिष्य थे। 1875, आज एक्स मुस्लिम्स बहुत खड़े हैं, और वो जो चीजें कह रहे हैं आज से 150 साल पहले, सत्यार्थ प्रकाश का जो 14th चैप्टर है, आई थिंक साहिल भाई ने वो शायद पढ़ा भी होगा, तो उस चैप्टर के अंदर सबसे पहले आज से 150 साल पहले इस्लाम को क्रिटिसाइज किया गया था। और हम्म। ये जो आयतें हैं कि इन सब में कहां पे क्या कमियां हैं, उन सबको रखने का कार्य 150 साल पहले ये हुआ था। तो जब भी कोई मेरे संपर्क में जितने भी एक्स मुस्लिम्स आए, तो उन्होंने मेरे से ये पुस्तक ली, हिंदी में ली, किसी ने इंग्लिश में ली, किसी ने उर्दू में ली। तो उन्होंने कहा कि यार, मानना पड़ेगा कि हमें ये लग रहा है कि एक्स मुस्लिम रिवॉल्यूशन अब आया है, बट वो लोग उस काम को बहुत पहले कर चुके थे। हम्म। 150 साल पहले इस्लाम छुड़वाने का काम सबसे पहले जिन लोगों ने किया, उन्होंने ये रास्ता बताया, और उन्होंने बताया कि भाई हमारी हिस्ट्री क्या थी। और साहिल भाई, जब हम हिस्ट्री नहीं पढ़ते, जब हम हिस्ट्री को जानते नहीं है, तो हम हम्म। खुद एक ऐसी हिस्ट्री बन जाते हैं जिसके ऊपर से धूल उतारने वाला भी कोई नहीं मिलता। क्या बात, बहुत जबरदस्त। जो सबक जो लेने के हिस्ट्री लिए को तो नहीं होती है ना जानता, इसकी। ये जो हिस्ट्री को नहीं जानता, वो ऐसी हिस्ट्री बन जाता है जिसके ऊपर चढ़ी हुई धूल भी कोई उतारने वाला नहीं होता है। तो हमें ये इसलिए जानना बहुत जरूरी है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती असल में क्या थे। तो जी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती वहां से आए हिंदुस्तान को इन्वेड करने के लिए, और उन्होंने कहा कि मैं दोनों रास्ते अपनाऊंगा। उन्होंने अपनी फौज बनाई, उन्होंने जो उस समय के इन्वेडर्स थे उनका सपोर्ट किया, और उनके जो सूफी होते थे, जो उनके सूफी संत, देखो सुनते ही नाम ऐसा लगता है ना कि बहुत अच्छे कल्ट के लोग होंगे, परहेजगार बहुत लोग। अच्छे स्पिरिचुअल लोग होंगे। बट परहेजगार वो क्या लोग होंगे। करते थे, यस, वो क्या करते थे एक्चुअली, वो रेकी करते थे, और वो घूमते रहते थे, और वो बताते थे कि आपको क्या करना है, किसके साथ में क्या करना है, अंदर की कमजोरियां, अंदर की कमियां कैसे निकालनी है। अंधविश्वासी समाज था, इतने लोग पढ़े लिखे नहीं थे, साइंस इतना ऊपर नहीं था। भूत पिशाच प्रेत इन सब का कह करके मोर की पंखी ली, सिर पे मारी, और बता देते हम्म। थे कि भी इतने देर में आराम हो जाएगा। होता, आपको भी पता है यार, केमिकल लोचा होता है, सारा चीज ठीक हो जाता है थोड़ी देर के सही। बाद। वो सही। सारा होता ही था, और उनके ऊपर विश्वास जम जाता था। वो उनको प्लेसिबो अपनी मन इफेक्ट की होता है। बातें बताते थे, और ये एक वॉर स्ट्रैटेजी में काम आने वाली चीज थी। भारत को ऐसे नहीं तोड़ा गया है। अगर आप देखोगे, तो ऐसा नहीं कि भारत की जो सीमाएं थी उनके ऊपर आक्रमण कोई 712 में ही हुआ है कासिम के द्वारा, उससे पहले बहुत हुए हैं। 300 300 350 साल तक हमने बॉर्डर पे उनको रोक कर रखा। लेकिन धीरे 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 क्यों ये कमियां आई, उसके पीछे आपको जाना पड़ेगा। हम्म। मोहम्मद गौरी, उसका सबसे बड़ा साथी कौन था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह बनती है, और एक वक्त गुजरता है, वक्त गुजरता है, और 90s आती है। हम्म। तो 90s में हो क्या रहा था एक्चुअली, यहां इस पॉइंट पे हमें एक बात समझनी पड़ेगी। 90s में आप देखोगे कि सत्ता परिवर्तन हो रहा था, ग्लोबलाइजेशन हो रहा था। उधर क्या था कि पाकिस्तान बहुत सॉलिड था उस दौरान। अगर आप 65 के पाकिस्तान का डेटा उठा करके देखोगे, तो उनकी पर कैपिटा इनकम हिंदुस्तान से बहुत अच्छी थी, और उनकी जीडीपी बहुत अच्छी थी, उनका जो वहां का रुपया था वो बहुत सॉलिड था। और 90s तक आते आते उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया जो हमारे सीमा के अंदर का जो टेररिज्म है उसको। तो 90s में क्या चल रहा था कि इधर अपने राजीव गांधी साहब जा चुके थे, देश में अव्यवस्था का माहौल आ चुका था, इधर सत्ता पे सत्ता बदल रही थी, कभी वीपी सिंह बन रहे थे, कभी कोई बन रहा था, कभी कोई चंद्रशेखर बन रहे थे। वहां कश्मीर के अंदर कश्मीरी हिंदुओं को भगाया जा रहा था।
अभी अगर आप देखोगे द कश्मीर फाइल्स फिल्म बनाई विवेक अग्निहोत्री ने, तो एक बार उनसे मेरी चर्चा हो रही थी, तो मैंने उन्हें कहा कि क्या आप में इतना गट है कि आप अजमेर फाइल बना सको सोफिया गर्ल्स कॉलेज कांड के ऊपर, क्योंकि ये कहानी उनसे भी ज्यादा खतरनाक है। अगर आप देखेंगे तो, अगर आप देखेंगे इसकी कहानी को, अगर आप सुनेंगे धैर्य से, तो ये उससे भी ज्यादा खतरनाक कहानी है, और उसको आना चाहिए सामने सुन के। तो 90s में वो हो रहा था। 90s में इधर क्या हो रहा था, 89 से इसकी पृष्ठभूमि रखी गई। आपने और जवाब नहीं बताया उनका। हाँ, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया मेरे अच्छा, पास इसके में लिए उनका, आप हाँ, उनका उनका कोई जवाब नहीं आया। जी। अभी क्या होता है मेरे भाई, अब फिल्म 350 करोड़ के आसपास चली गई है उनकी, तो वो अब जवाब नहीं देते। वो पहले पहले बातें होती थी, पहले उनसे बातें होती थी, और वो रिप्लाई भी करते थे, वो अपने पीए का भी नंबर देते थे कि वो बात करेंगे, ये बात करेंगे। बट अभी उनसे उनका कोई ऐसा वो नहीं आता है, उनके कुछ ट्वीट ट्वीट आते रहते हैं बस, ऐसा हम्म। कुछ वो नहीं होता है। मतलब वन वे है, टू वे नहीं है। तो मैंने कहा कोई अच्छा। बात नहीं, इसको ये कहानी तो देखो वो बनाएगा जिसके दिल के अंदर आ गए, जिसको बिल्कुल ये बिल्कुल। लगेगा कि उसकी बहनें उस समय पर चीखी होंगी, जिन्होंने कहा होगा कि हमारा भाई कब कोई आएगा और हमें न्याय दिलाएगा। तो 90s आता है, और मैं इस सब्जेक्ट को उठाता हूं आज से तकरीबन 3 साल पहले। हम्म। राहुल गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया, और उनकी पार्टी के बहुत सारे लोगों ने कहा कि इंडिया जो है वो एक रेप कंट्री बन गई है। तो मुझे इसका बहुत दर्द हुआ कि आ, इतनी बड़ी दुनिया है, बहुत जाहिल लोग भी हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि रेप करने के बाद में अपनी आयतों के अनुसार कहते हैं कि अगर हम तौबा कर लें तो हमें माफ भी कर दिया जाएगा। और ऐसे हम्म। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनमें कि उन लोगों का नाम सबसे आगे रहता है, कहीं पर भी आप देखेंगे। तो तौबा करने वाले लोग थे, और लेकिन फिर भी राहुल गांधी ने ऐसा स्टेटमेंट दिया। तो मैंने एक वीडियो बनाया और मैंने इस बात को रखा, जिसको कि मैं आज बताने जा रहा हूँ रिपीट। और उसका मुझे फल मिला, परिणाम मिला, कि मेरे ऊपर 4-5 धाराओं में राजस्थान में केस हुआ। और उसके बाद मुझे कई बार गिरफ्तार करने, दबिश देने, धमकियां देने, मोलेस्ट करने, और दबाव बनाने, और मेरे खिलाफ बहुत सारे ऐसे नोटिस निकालने, और जिसमें कि बहुत गलत तरीके से मुझे रिप्रेजेंट किया गया। और फिर ये किसी एक व्यक्ति के हाथ से निकल करके केस स्टेट वर्सेस अंकुर आर्या हो गया। तो आप ये देखिए कि राजस्थान में इस समय पर पूरी ताकत, पूरी मशीनरी, सरकारी मशीनरी लगी हुई है एक अंकुर आर्य की आवाज दबाने के लिए, ताकि वो सच ना बोल दे, ताकि वो ये ना बता दे कि 90s में सोफिया गर्ल्स कॉलेज कांड क्या हुआ था, कितने लोगों की वहां पर हत्याएं हुई हैं। और मैं इस केस को दोबारा आपके सामने क्यों लेकर के आया, कि एक अखबार के पत्रकार थे जिन्होंने इस केस को उस समय पर उठाया था, और उनकी हत्या कर दी गई थी। और मैंने हम्म। आपको एक लिंक भेजा था साहिल भाई, कि वो उनकी हत्या हो गई थी, और हत्यारा जो था वो जेल से बाहर आया, और उनके बच्चों ने, जो पत्रकार थे, उनके बच्चों ने, उनके लड़कों ने उस हत्यारे की हत्या कर दी जब वो जेल से बाहर आया। तो ओह। पहली बार मैंने खड़े होकर के खूब तालियां बजाई, और मैंने उसी दिन घोषणा करी कि जिस दिन भी ये लोग मुझे मिलेंगे, उनके लिए मैं अपनी जी जान से केस लड़ूंगा, और उनके लिए पैसा इकट्ठा करके, धन इकट्ठा करके उनके घर पहुंचाऊंगा। क्योंकि राजस्थान में भी मैं घुस नहीं सकता हूं, मैं बता नहीं सकता हूं कि मैं किधर हूं, कहां हूं। इसलिए अभी मेरी कुछ मर्यादाएं हैं, मेरी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, दिक्कतें हैं, मैं नहीं जा सकता हूं, ना संपर्क कर सकता हूं। लेकिन मैं ऑनलाइन यहां पर घोषणा कर रहा हूं, पहला रिवेंज हुआ है इस पूरे केस के अंदर। इतने पत्रकार इस केस के अंदर मारे गए हैं। पहला लव जिहाद इस आधुनिक भारत का, सोफिया गर्ल्स कॉलेज में 9 साल, 9वीं क्लास की पढ़ने वाली बच्ची के साथ में हुआ था। और कौन थे आप जानकर हैरान हो जाएंगे, कांग्रेस पार्टी के अजमेर के जिले के जो कांग्रेस अध्यक्ष थे, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो कि भाई भाई थे। और ये कौन थे, ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में खादिम थे। अब खादिम किसको कहा जाता है, खादिम होते हैं वहां के पुजारी, खिदमत करने वाले। खिदमत करने वाले। ये जो बड़े बड़े स्टार जाते हैं ना सिर पे टोकरा रख करके चादर का,
और उनके इर्द गिर्द आप जो टोपियों वाले देखोगे, वो जो होते हैं ना, एक वो बर्थडे वाली गोल टोपी वाली होती है टोपी। वो, हाँ। हाँ, वो वाली जो पहन के बराबर बराबर चलते हैं, वो खादिम होते हैं। वो खादिम ही था जिसने पिछले दिनों गर्दन उतारने की धमकी दी थी नुपुर शर्मा को, बाद और में वहीं कहा से कि मैं सारे, पागल हूँ। अब बाद में कहा मैंने शराब पी रखी थी, वो नहीं, वो हाँ। तो पुलिस ने कहा कि तुम ये हाँ। बोल देना मैंने शराब पी रखी थी, वो भी लीक और हो वो गया कह ना। रहा है कि मैं शराब नहीं पीता हूं, मैंने जो कहा है खुलेआम कहा है। तो आप देख सकते हो ना राजस्थान की पुलिस कितनी बायस है। हम्म। हमें आज तक, मैंने जो वीडियो बनाया था उसका जो ऑब्जेक्शनल पार्ट है, मैंने वो हिस्सा मांगा उनसे कि वो बताओ जिस पर आपको प्रॉब्लम है, वो आज तक नहीं दे पाए मुझे। लेकिन हम्म। पुलिस, सरकार, मशीनरी पूरी लगी हुई है कि अंकुर आर्य को कहीं से भी उठाओ, दबोचो, जेल में डालो या मरवा दो। आज की स्थिति यह है, और पूरे 5 साल हो चुके हैं इस बात को कि वो लगे हुए हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी बहाने के इन लोगों को दबाना है।